डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 31। और अब याना सीधी भागती हुई घर आई और आकर बुरी तरह रोने लगी। अब मोना ने परेशान होकर पूछा, याना बेटा क्या हुआ है, आप इतना रो क्यों रही हो? तब याना ने रोते हुए कहा, मामा अमन यहाँ आ चुका है, उसने मुझे देख लिया है। और मोना ने परेशान होकर, याना तुम्हें जरूर कोई गलती फहमी हुई है बेटा। अब याना ने कहा, नहीं मोम, वो अमन ही है। तब पीछे से राज ने कहा, ये तो और भी अच्छी बात है, वो खुद मरने चला आया है, तुम घबराओ मत, वो तुम तक नहीं पहुंच सकता। अभी वो बात कर रहे थे जब संजय वहां आया और राज को एक तरफ ले जाकर कहा, भाई साहब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। हमारी जैसलमेर वाली जमीन जिस पर हम चेंग ली से कंट्रैक्ट कर रहे थे, उस जमीन के असली मालिक ने वो जमीन किसी को बेच दी है और खुद फरार हो गया है। अब राज के ऊपर बिजली सी गिरी, क्या बकवास कर रहे हो? अब राज ने कहा, किसको बेची है? अब संजय ने कहा, ये अभी पता नहीं चल पा रहा है, बस बुरी खबर ये है वो जमीन हमारे हाथों से जा चुकी है। अब राज ने गुस्से में कहा, तुरंत पता लगाओ उस आदमी का जिसने ये जमीन बेची है और जिसको बेची है, और ये बात चेंगली के कानों तक नहीं जानी चाहिए कि जमीन हमारे पास नहीं है। अब संजय ने कहा, लेकिन एक और बुरी खबर है, चेंगली कल उससे मीटिंग करने वाला है जिसकी जमीन हमसे पहले आती है, मतलब वो मेजा आ चुका है। तब संजय ने हाँ कहा, और कल चेंगली और उसके पार्टनर मित्सुबिशी की मीटिंग है उस मेजर से, और हो सकता है हमें भी जाना होगा। और अब अगले दिन चेंगली उसका पार्टनर मित्सुबिशी दोनों अमन से मीटिंग के लिए जा रहे थे। राज और संजय जबरदस्ती चेंगली के साथ लग गए। अब वो दोनों भाई चेंगली की गाड़ी में बैठे थे। तब राज ने कहा, आप इतने बड़े आदमी होकर उसके बुलाने पर जा रहे हैं, आप उसको खुद मिलने क्यों नहीं बुला लेते? तब चेंग ने कहा, इस टाइम मेरा फ्यूचर उसके हाथ में है, अगर उसने अपनी जमीन नहीं दी तो मैं रातों रात सड़क पर आ जाऊंगा, क्योंकि मैंने अपनी पूरी जिंदगी की सारी जमा पूंजी इस प्रोजेक्ट में लगा दी है, और उसकी जमीन के बिना मेरा प्रोजेक्ट अधूरा है। और वो कोई मामूली आदमी नहीं है, एक रॉयल प्रिंस है। उसके बाप दादा खानदानी जागीरदार है, वो तुम्हारे देश के बड़े जागीरदारों में गिने जाते हैं। जितनी की मेरे पास टोटल वर्थ नेट है, इतने की तो उसके बाप दादा के नाम पर जमीन है, और उसके अलग इनके बिजनेस अलग है। मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ जो ऐसे ही किसी अरे गहरे के बुलाने पर भागा चला जाऊंगा। अब संजय ने कहा, इसका मतलब ये तो चेंग ली से भी ज्यादा अमीर है, और हम उसको सिर्फ आर्मी का मेजर ही समझ रहे थे, ये तो खानदानी रईस निकला। ये जरूर राजस्थान की रजवाड़ों की फैमिली से है। अच्छा हुआ हमने उसकी जमीन पर हाथ नहीं डाला, वरना मुंह की खानी पड़ती। तब राज ने कहा, तो मैंने गलत आदमी से अपनी बेटी का सौदा कर दिया, याना को मुझे इसे दिखाना चाहिए था, फिर इसकी जमीन पर पार्टनरशिप हो जाती। तब संजय ने कहा, भाई साहब टेंशन क्यों लेते हो? कुछ टाइम बाद चेंगली से याना को डिवोर्स दिलाकर फिर से सर्जरी कराकर इसे जागीरदार से मिला देना। आपकी बेटी की ब्यूटी तो कमाल की है, ये भी देखते ही लट्टू हो जाएगा। तब संजय ने कहा, बकवास बंद करो, अब मैं याना की शादी इस चेंगली से होने नहीं दूंगा, इसका प्रोजेक्ट पूरा होते ही इसको लात मार देंगे। अब गाड़ी मुंबई के ताज होटल पर रुकी। अब वो चारों होटल के अंदर गए, और अब एक गार्ड आया और उनकी तलाशी लेकर उनकी गन बाहर रखकर उनको कैबिन में भेजा। तो उन्होंने देखा, सामने खिड़की पर एक शानदार पर्सनालिटी का आदमी विंडोज की तरफ मुंह करके खड़ा था, जिसने नेवी ब्लू ब्लेजर कोट पहना था, लाइट ब्लू जीन्स और अंदर व्हाइट टी शर्ट। अब उन्होंने अमन से अंदर आने की परमिशन मांगी, और अमन ने अब पलटकर देखा। तब संजय ने उसको देखकर कान में कहा, इतना बड़ा आदमी और बिल्कुल आम से हुलिया में, मैं तो समझा था कोई 40-50 साल का बुजुर्ग होगा जो करोड़ों का सूट बूट पहने होगा, लेकिन ये तो आपके बेटे की उम्र का है, सीधा सादा मासूम सा लड़का है। आपकी बेटी तो गलत आदमी को दिखा दिया है, इसको दिखाना था। तब राज ने कहा, अभी कौन सा, इस चाइनीज से 7 फेरे ले लिए, एक बार ये प्रोजेक्ट में हमारी हिस्सेदारी हो जाए, तब तक हम याना की शादी इसलिए से नहीं करेंगे। अब अमन से उन चारों ने हाथ मिलाया और वो बैठ गए, और अब चेंग ली ने राज और संजय का भी इंट्रो कराया, और फिर काम की बात शुरू हो गई। अब चेंग ली ने कहा, सर हम कब से काम स्टार्ट कर सकते हैं आपकी ज़मीन पर, क्योंकि हमें 1 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट पूरा करना है, और आप हमें बता दीजिए आप पेमेंट का कंट्रैक्ट किस तरह साइन करेंगे, आप बाय चेक पेमेंट लेंगे या मनी ट्रांसफ़र की जाए? तब अमन ने कुर्सी पर बैठकर अपना सर उस पर टिकाकर कहा, किसने कहा ये ज़मीन मैं आपको रेंट पर देने वाला हूँ? ये ज़मीन मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। और इतना सुनते ही चारों उछल पड़े। अबली का तो जैसे खुशी और हैरत से बुरा हाल था। तब उसने कहा, क्या आप सच कह रहे हैं सर? तब अमन ने कहा, हाँ, लेकिन मेरी टर्म्स एंड कंडीशन है। अब चेंगली ने कहा, कैसी शर्तें? अब अमन ने एक गहरा सांस लेकर कहा,
पहली शर्त, इस प्रोजेक्ट में इंडिया कोई वर्कर काम नहीं करेगा, वर्कर चाइना के होंगे। तब चेंग ली ने कहा ठीक है सर। तब अमन ने कहा दूसरी शर्त, जो पैसा आप मुझे देने वाले थे वो इस देश के गरीब लोगों में इन्वेस्ट किया जाएगा। अब ली ने ठंडी सांस भरते हुए कहा ठीक है। अब तीसरी शर्त, आपकी टीम मेरी टीम के अंडर काम करेगी। अब ली को यहाँ झटका लगा, ये शर्त नहीं मान सकते। तब अमन ने कहा अगर प्रोजेक्ट पूरा करना है तो ये शर्त भी माननी पड़ेगी, और आप जिस वजह से डर रहे हैं आप बेफिक्र रहे, मुझे आपके प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी है और मैं तभी आपका साथ दे रहा हूँ। अब मित्सुबिशी ने कहा क्या हम आप पर भरोसा कर सकते हैं? तब अमन ने कहा नहीं है तो जमीन क्यों मान रहे हैं, और मुझ पर भरोसा करने के अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। अब राज ने कहा ये तो जरूरत से ज्यादा स्मार्ट निकला, ये बस दिखने में मासूम है, अक्ल से नहीं, सीधे प्रोजेक्ट अपने अंडर कर लिया। क्योंकि आपके प्रोजेक्ट के लिए जिस ब्लैक सोइल की तलाश है वो ब्लैक सोइल मेरी जमीन में है, जिसमें दूसरी मिट्टी के मुकाबले 80% फर्टिलिटी पावर है, और आप दुनिया घूमने के बाद आपको मेरी जमीन दिखाई दी है। क्योंकि किसी भी कंट्री में ना इतनी जमीन है और उनकी मिट्टी में इतना फर्टिलाइजेशन है निट्रोजन्स जैसे केमिकल नाइट्रोजन को इनहेल कर सके, इसलिए अब आप सोच लीजिए। अब संजय ने कहा आपको मिट्टी के बारे में इतनी जानकारी कैसे है? तब अमन ने कहा एक किसान का बेटा हूँ और खानदानी जागीरदार, मुझे मिट्टी के बारे में नहीं पता होगा तो क्या आप जैसों को पता होगा? तब चेंग ली ने कहा कोई और शर्त? तब अमन ने कहा हाँ एक लास्ट शर्त, आप यहाँ पर किसी भी इंसान से पर्सनली नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत चालाक और मकार हैं जो पैसों के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। इसलिए यहाँ आप जिससे भी मिलेंगे चाहे वो मेल हो या फीमेल मुझे इन्फॉर्म करेंगे, ये बस आपकी सेफ्टी के लिए है। तब चेंग ली ने कहा डन, और मीटिंग खत्म हो गई। अब वो सब बाहर आ गए। अब राज ने कहा अब हमारे पास सिवाय याना के और कोई चीज़ नहीं बची है इस चेंग ली से जुड़े रहने के लिए। सदाबहार वृक्ष, 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 सदाबहार वृक्ष। रोज की तरह धारा और पूनम चंचल किचन में खड़ी हंसी मजाक कर रही थी जब वहां सुमित्रा आई। के ठिठोली कर रही हो, जल्दी खाना तैयार कर लो, भाई साहब आते ही होंगे खाने के लिए। तब पूनम ने कहा मासा इतने नौकर से इस घर में हर काम के लिए नौकर है, लेकिन खाना बनाने के लिए क्यों ना रखते, इतनी गर्मी पड़न लाग रही। तब सुमित्रा ने कहा छोरी, यहाँ पीढ़ी से चला आ रहा खाना घर की बहू बेटियां ही बनावे, क्योंकि कोई मर्द नौकर के हाथ का खाना ना खावे, और तुम्हें ज्यादा हो गर्मी सतावे तो खाना बाहर वाले रसोई घर में बना लो। तब चंचल ने कहा यूँ बढ़िया है, फुहारे के सामने बड़ा मजा आवेगा और महारे जीजा जी की गाड़ी भी सामने ते आती दिख जावेगी। अब जिज्जी को कोठे पर ना जाने पड़ेगा ताड़ने खातर। और वो सब हंसने लगी। याना की आज बर्थडे थी, वो बहुत ज्यादा खुश थी। मोना और राज उसके लिए बहुत शानदार पार्टी रख रहे थे, सब इनवाइटेड थे। याना कल की पार्टी को लेकर बहुत खुश थी। अब वो सो रही थी जब कोई चुपके से उसके रूम में आया और आहिस्ता से उसके बराबर में लेट गया और गौर से सोती हुई याना के मासूम चेहरे को देखने लगा और मुस्कुरा कर उसके माथे को चूम कर कहा मेरी जंगली बिल्ली। अब उसने याना का हाथ अपने हाथ में लेकर आहिस्ता से अपने अंगूठे से उसकी मोमी उंगलियों को सहलाते हुए कहा याना तुम जैसी भी हो, जो भी हो, सिर्फ मेरी हो, मुझे नहीं फर्क पड़ता तुम जायज हो या नाजायज, तुम साहिल गहलोत की बेटी हो या राज सिंघानिया की, मुझे इतना पता है तुम मेरी बीवी हो, मेरे साथ जायज रिश्ते में बंधी हो, जिसको तुम खुद भी चाहो तो नहीं तोड़ सकती। बस मुझे उस दिन का इंतजार है याना जब तुम अमन को सिर्फ अमन समझकर चाहने लगोगी, और उस दिन मैं तुम्हें अपना सच बता दूंगा, क्योंकि मुझे जिद है अपनी मोहब्बत आजमाने की। क्या मेरी मोहब्बत में इतना असर नहीं है जिसको तुम बिना दौलत की तराजू में तोले कबूल कर लो, वरना इस दौलत के बाजार में तो हर हसीना बिक रही है, लेकिन मुझे तुम्हारे जज्बात खरीदने नहीं है, उनको पाना है मोहब्बत से। अब अमन ने फिर से नींद में बेखबर याना का गाल चूमा और एक बॉक्स खोलकर आहिस्ता से उसके गले में अमन नाम की चैन डाल दी और झुककर उसके कान में हैप्पी बर्थडे माय ब्यूटीफुल वाइफ कहकर उसके ऊपर कंबल ढका और लाइट ऑफ करके बाहर निकल गया। और जब सुबह को याना की आंखें खुली तो उसने मुस्कुरा कर अंगाए लेते हुए आंखें खोली और एक जोरदार चीख मारी, क्योंकि उसके पूरे रूम में फूल लगे हुए थे और दीवार पर हैप्पी बर्थडे माय लव लिखा था। और अब उसकी माँ और राज जो नाश्ता कर रहे थे याना के रूम में भागते हुए आए और अब याना अपनी माँ के सीने से लगकर रोने लगी। और तब संजय ने कहा तुम फिक्र मत करो, मैं जल्द ही उसका पता निकलवाता हूँ। अब राज ने सीसीटीवी कैमरा देखे तो वो सब बंद पड़े थे। तब संजय ने कहा लगता है लड़का जरूरत से ज्यादा चालाक है, कुछ तो करना पड़ेगा इसका। अब याना तैयार हो रही थी तब सूजी से कहा सूजी मेरा ड्रेस निकाल कर लाओ, और अब सूजी ने जैसे ही अलमारी खोली तो उसकी चीख निकली। अब याना भागती हुई आई। अब याना की भी आंखें फटी। अब सूजी ने देखा एक बहुत शानदार गाउन ड्रेस अलमारी में लटका था
और उसके बगल में ही एक खूबसूरत कांच का बॉक्स रखा था जिसमें एक ताज झिलमिला रहा था। अब सूजी ने कहा, कितना खूबसूरत ड्रेस है और कितना शानदार क्राउन है। मैंने यार हजारों ड्रेस देखे हैं, एक से बढ़कर एक, लेकिन इससे ज्यादा खूबसूरत नहीं। अब याना ने भी हैरत से मुंह खोला, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, अब सूजी ने कहा, और यार कितना खूबसूरत क्राउन है। आई विश ये रियल डायमंड का होता। तब याना ने कहा, पागल हो, ये सब मेरी मोम लेकर आई है और वो रियल डायमंड का क्राउन नहीं ला सकती, वो भी इतना बड़ा और शानदार, और अगर ड्यूप्लिकेट भी है तो काफी खूबसूरत है। तब सूजी ने कहा, क्यों नहीं ला सकती। तब याना ने कहा, क्योंकि ये ओरिजिनल डायमंड का इतना कीमती होगा कि मोम की आधी प्रॉपर्टी चली जाएगी इसको खरीदने में, और मोम इतनी बेवकूफ़ी कभी नहीं करेगी। ये ड्रेस तक तो ठीक है लेकिन क्राउन नहीं। अब याना को पार्लर वाली ने रेडी किया कर याना वो ताज लगा कर नीचे आई तो याना को देखकर सबकी आंखें बाहर आ गई। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी, हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। हर किसी ने उसकी ड्रेस की और उस ताज की तारीफ की। चेंग ली ने उसको 10 करोड़ की कार गिफ्ट की, राज ने लाइफ टाइम शॉपिंग करने का वाउचर दिए, सबने काफी कीमती गिफ्ट दिए। अब संजय ने कहा, याना ये तुमने ये इतना कीमती ताज कब खरीदा और तुम इसको इस तरह खुलेआम पहनकर घूम रही हो। तब याना ने हंसते हुए कहा, अंकल ये रियल नहीं है, ड्यूप्लिकेट है। तब संजय ने कहा, पागल हुई हो, ये रियल क्राउन है, ये मशहूर ज्वेलर्स हीरा लाल ठाकुर का ताज है जो उन्होंने अपनी एग्जीबिशन में दिखाया था, और इसकी कीमत 55 करोड़ है। तब याना ने हंसते हुए कहा, अंकल आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है, ये क्राउन मेरी मामा लेकर आई है शॉपिंग सेंटर से। तब मोना वहां आई और सारी बात सुनकर कहा, नहीं याना, मैं ना तो तुम्हारे लिए ना ये ड्रेस लाई हूँ और ना ये क्राउन। अब याना ने कहा, फिर कौन लाया। और अंकल कह रहे हैं ये रियल क्राउन है। अब राज भी वहां आया और उसने क्राउन देखकर कहा, हाँ ये हीरालाल ज्वेलर्स का रूबी डायमंड का क्राउन है। तुम्हारे पास कहाँ से आया याना। तब मोना ने कहा, हो सकता है ये मिस्टर चेंगली ने दिया हो। तब सूजी ने कहा, नहीं, उन्होंने याना को कार गिफ्ट की है। अब याना ने अपनी माँ से कहा, कहीं ये अमन तो चुरा कर नहीं लाया। तब मोना ने एकदम घबरा कर कहा, उतार कर रख इसको, हम सुबह ही पुलिस बुलाकर इसको वापस करा देंगे। तब राज ने कहा, तुमने चोरी नहीं किया है, उसने किया है, वो जाने, तुम इसको संभाल कर रखो, बहुत कीमती है। अब याना केक काटा और पार्टी चल रही थी, तभी एक नौकरानी ने उसके कान में कुछ कहा और याना अब भागती हुई कमरे में आई और दरवाज़ा खोलकर कहा, डेड आप कहाँ है, आप पार्टी में क्यों नहीं आए। और तभी याना को पीछे दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। अब याना ने पलट कर देखा, सामने अमन दरवाजे से टेक लगाकर सीने पर हाथ बांधकर उस परी पैकर को देख रहा था जो अपनी खूबसूरती से अमन की बर्दाश्त के बांध तोड़ रही थी। और याना ने एकदम कहा, अमन तुम। तब अमन ने मुस्कुरा कर कहा, जी अमन की जान। और अब वो याना की तरफ बढ़ने लगा और याना धीरे धीरे पीछे हटने लगी। अब याना ने गुस्से से कहा, क्यों आए हो यहाँ। तब अमन ने मुस्कुरा कर कहा, तुमसे बर्थडेज किस लेने, अब इतनी खूबसूरत बीवी है मेरी, और जब तक इस खूबसूरती को यूज करने वाला हस्बैंड ना हो तो क्या फ़ायदा बीवी का इतना खूबसूरत लगने का। और अब तो वैसे भी तुम फिर से वजन बन चुकी हो, इसलिए एक बार फिर से मैं अपनी बीवी की वजनिटी लेने आया हूँ। और याना अब बुरी तरह काम गई। एपिसोड 32। और जब तक इस खूबसूरती को यूज करने वाला हस्बैंड ना हो तो क्या फ़ायदा बीवी का इतना खूबसूरत लगने का। और अब तो वैसे भी तुम फिर से वजन बन चुकी हो, इसलिए एक बार फिर से मैं अपनी बीवी की वजनिटी लेने आया हूँ। और याना अब बुरी तरह कांप गई। अब अमन याना के करीब आया और याना ने अपने दोनों हाथ उसके सीने पर रखकर उसको दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन अमन ने उसको अपनी बाहों में भर चुका था और याना किसी तकिए की तरह उसके सीने में भींची खड़ी थी और उसके दोनों हाथों से अमन को पीछे धकेलने की नाकाम कोशिश कर रही थी। लेकिन अमन उसको बाहों में दबोच उसके चेहरे को देख रहा था और अब याना और उसका चेहरा बिल्कुल एक दूसरे के करीब था। अब याना ने आहिस्ता से कहा, अमन तुम समझते क्यों नहीं। तब अमन ने कहा, तो समझाओ जान, मैं समझना चाहता हूँ। अब याना ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हम दोनों का एक साथ चलना पॉसिबल नहीं है। मेरी दुनिया और तुम्हारी दुनिया में जमीन आसमान का फर्क है। मैं तुम्हारे गांव में एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी। मैंने कभी एक कप चाय भी नहीं बनाई है, मैं कैसे तुम्हारे इतने बड़े परिवार के लिए खाना बना पाऊंगी। तुम्हारे घर के इतने सारे लोगों का काम नहीं संभाल पाऊंगी। मैं नहीं पैदा कर सकती तुम्हारी गांव की औरतों की तरह 10 बराहा बच्चे, और जब हम दोनों की सोच एक नहीं होगी तो फिर कैसे जिंदगी कैसे साथ निभा पाएंगे। और तुम क्या अपने परिवार को मेरे लिए छोड़ दोगे एक लड़की खातिर अपनी फैमिली को, क्योंकि मैं तुम्हारी फैमिली में नहीं रह पाऊंगी, क्योंकि मुझे मेरे लाइफस्टाइल की आदत है, गांव की जिंदगी में सांस भी नहीं ले पाऊंगी। अमन मुस्कुराकर उसकी बात सुन रहा था, क्योंकि वो अमन को ऐसे समझा रही थी जैसे वो कोई छोटा बच्चा हो, और वो समझ जाएगा। जिस अमन को वो समझा रही थी वो उससे कई गुना समझदार था। अब अमन ने मुस्कुरा कर कहा, तो तुम आगे भी यही जिंदगी चाहती हो जैसी जी रही हो। ऐसा क्या खास है इस जिंदगी में जो तुम पूरी उम्र से जीना चाहती हो।
क्लब, पब, पार्टी और इस इतने बड़े बंगले में तन्हाई। जब आंखें खोलती हो तो नौकरों को देखती हो, रोती हो तो कोई चुप कराने वाला नहीं, हंसती हो तो साथ में हंसने वाला नहीं, दिन करती हो तो तन्हा करती हो। कभी कोई नहीं पूछता तुम्हें खाना अच्छा भी लग रहा है या नहीं। कभी खाना खाते हुए गले में खाना फंस जाता है तो कोई फिक्र से तुम्हारे कमर पर हाथ रखने वाला भी नहीं है। जिन लोगों के साथ तुम मौज मस्ती करती हो वो सिर्फ तुम्हारी खुशियों में शामिल होने वाले हैं लोग हैं, दुख में देखने वाला कोई नहीं है। तुमने होश संभाला तो नौकर देखे हैं, कभी इन नौकरों के बीच में अपनों की कमी महसूस नहीं की तुमने। और आगे भी ऐसी जिंदगी चाहती हो, मन नहीं भरा इस जिंदगी से जहाँ वीरानियों और खामोशी के डेरे हैं। ऐसी जिंदगी जीना चाहती हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में बैठ गया है कि तुम्हें किसी अमीर आदमी के साथ ही एडजस्ट करना है। क्या देगा तुम्हें एक अमीर इंसान? तुम्हें वो आलिशान कमरा दे सकता है लेकिन उसने सुकून की नींद नहीं दे सकता। तुम्हें वो बहुत सारी शॉपिंग करा देगा लेकिन तुम पर क्या अच्छा लगता है, कैसी दिख रही हो ये बताने का टाइम नहीं होगा उसके पास। वो तुम्हें 5 स्टार होटल में खाना खिला सकता है लेकिन तुम्हें अपने हाथों से नहीं खिला सकता। तुम्हें तकलीफ होगी, वो तुम्हारे लिए बड़ा हॉस्पिटल अरेंज कर देगा लेकिन तुम्हारी तकलीफ में तुम्हारा हाथ थाम कर नहीं बैठेगा। बहुत बड़ा बंगला होगा लेकिन इस बंगले में तुम अकेली रहोगी, हंसने का मन करेगा, सोशल मीडिया तलाश करोगी, कोई अपना हंसाने वाला नहीं होगा क्योंकि इन अमीर शहरी लोगों पर इतना टाइम्स नहीं होता। वो इंसान बिस्तर पर तुम्हें एक सामान की तरह ही इस्तेमाल करेगा, उसका बाद तुम्हें देखेगा भी नहीं। और जब तुम्हारी खूबसूरती में कमी आ जाएगी तो अपने लिए कोई और तलाश कर लेगा क्योंकि पैसा बहुत होगा उसके पास, जिस तरह तुम एडजस्ट नहीं कर पाओगी वो भी तुम्हें एडजस्ट नहीं करेगा। अब अमन एक पल को रुका और गहरा सांस लेते हुए कहा, याना मैं मानता हूँ याना, पैसा बहुत कुछ होता है लेकिन सब कुछ नहीं होता। इस शहर की जिंदगी से निकलकर गांव की जिंदगी देखोगी तो वहां तुम्हें पैसों की आड़ में छुपे जज्बात नहीं मिलेंगे बल्कि तुम्हें दिल से अपनाने वाले रिश्ते मिलेंगे। वहां अपने बच्चों को नौकरों के हवाले करने वाली माँ नहीं मिलेगी। अमन ने याना का बचपन देखा था, किस तरह उसको नौकर पालते थे। वो गिरते पड़ते रोते पीटते पली थी और तब अमन फैसला कर चुका था वो याना को सीने से लगाकर सच्ची मोहब्बत देगा। अब याना खामोशी से अमन के मुंह से जिंदगी इस कड़वी सच्चाई को सुन रही थी। अब याना ने फिर से अपना डर जाहिर किया, अगर मैं तुम्हारा घर नहीं संभाल पाई तो फिर क्या होगा? तब अमन ने मुस्कुराकर उसके माथे को चूम कर कहा, मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए याना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा, हर पल तुम्हारे साथ रहूंगा और घर का काम हम दोनों मिलकर लेंगे। अब याना ने बच्चों की तरह पूछा, वो कैसे? अब अमन को महसूस हुआ जैसे वो तैयार तो है लेकिन कहीं ना कहीं एक डर है। और अमन चाहता तो उसको कह देता कि उसको घबराने की जरूरत नहीं है, वो उसके लिए नौकरों की फौज लगा देगा। लेकिन अमन उसको इस जिंदगी से बाहर लाना चाहता था। वो चाहता था याना इस तरह की जिंदगी को छोड़कर उसको अपनाए ताकि वो जिंदगी हर आने वाली परेशानी में उसके साथ मजबूती से खड़ी रहे। अगर वो इन छोटी छोटी बातों को सोचकर पीछे हट गई तो जिंदगी में आने वाली हजारों परेशानियों में उसका साथ क्या देगी। इसलिए अमन ने सोच लिया था याना उसको इसी गांव की जिंदगी के साथ अपनाए, तभी उसके प्यार की असली जीत होगी। अब अमन ने उसके इस मासूम सवाल पर कहा, वो ऐसे मेरी जान, हम दोनों मिलकर सब कर लेंगे, मैं चूल्हा जला दूंगा, तुम तवा रख देना। अब याना ने कहा, ये तवा क्या होता है? अब अमन ने दिल में कहा, इसको तो ये भी नहीं पता। तब अमन ने कहा, रोटी बनाने वाला पैन। अब याना ने आहिस्ता से ओह कहा। अब अमन बोला, तो हम कहा थे? हाँ, मैं चूल्हा जला दूंगा, तुम तवा रख देना, मैं रोटियां बना दूंगा, तुम उनको प्लेट में रख देना, मैं सब्जी बना दूंगा, तुम डिश में उतार देना। अमन उसको ये सब ऐसे बता रहा था जैसे उसको सब आता होगा, क्योंकि उसने तो कभी किचन में झांक कर भी नहीं देखा था। लेकिन वो याना को बहला रहा था, उसको तैयार कर रहा था अपने साथ निभाने के लिए, और उसने सोच लिया था अगर याना राजी होगी तो उसके लिए ये सब कर भी देगा। लेकिन उसको पता था इस सब की नौबत नहीं आने वाली थी। मैं बर्तन धो दूंगा, तुम अलमारी में सजा देना, मैं कपड़े धो दूंगा, तुम सिर्फ उनको सूखा देना, और बच्चे 12 नहीं सिर्फ 2 कर लेंगे। तब याना ने आहिस्ता से कहा, बहुत दर्द होगा, सरोगेट कर लेंगे। तब अमन ने मुस्कुरा कर, दर्द होगा तभी तो माँ की मोहब्बत तुम्हारे दिल में होगी, उसको सीने लगाकर पालोगी तभी तो बच्चे को तुम्हारी मोहब्बत होगी, और फिर मैं रहूंगा ना तुम्हारे साथ तुम्हारी हर तकलीफ में, डिलीवरी के टाइम भी तुम्हारा हाथ थाम कर रखूंगा, किसी तकलीफ में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। जिन कामों से याना घबरा रही थी वो उसके लिए बहुत आसान बना चुका था। और जब तुम ये सब कर थकी हारी कमरे में आराम करने जाओगी तो मैं तुम्हारे लिए बिस्तर लगा दूंगा, फिर तुम्हारा सर अपनी गोद में रखकर उसको तब तक सहलाऊंगा जब तक तुम सो नहीं जाओगी, तुम्हारे हाथ पैरों को मसाज करूंगा और तुम्हें अपनी बाहों में लेकर सुलगाऊंगा। अब याना ने एकदम से कहा, सुला दोगे? प्यार कब करोगे?
ये कहना गलत नहीं होगा, याना उसकी खूबसूरत बातों पर ईमान ले आई थी और भूल गई थी कि अब से कुछ देर पहले वो अमन को समझा रही थी कि वो उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगी। अब अमन को उसकी इस बात से एक अजीब सी खुशी ने आ घेरा था। अब अमन ने कहा, अगर तुम चाहोगी तो बहुत सारा प्यार करूंगा। अब याना ने उसकी आंखों में देखकर खोए खोए लहजे में कहा, कितना? तब अमन ने कहा, इतना कि तुम्हारे सांसों को खुद में उतार लूंगा, कतरा कतरा तुम्हारी सांसों को पी जाऊंगा। अब याना ने अपनी आंखें आहिस्ता से बंद करके गर्दन हल्के से पीछे की तरफ गिरा ली। वो अमन की बातों में पूरी तरह बहक चुकी थी। उस जादूगर ने अपनी बातों के जादू से उस लड़की को अपने जादू में जकड़ लिया था और याना ने अब उसको अपने करीब आने की इजाजत दे दी और अमन उसका इशारा जानकर खुशी के मारे फूले ना समा पा रहा था। और अब अमन ने झुककर अपने होंठ याना की खूबसूरत गर्दन पर रखे। अब याना ने आहिस्ता से अपनी भारी आवाज में कहा, उसके बाद क्या करोगे? और अब अमन भी उसके नज़दीकी से बहका उठा था, क्योंकि वो लड़की तो हमेशा सर से पैर तक उसके लिए इम्तिहान बनी रहती थी और आज वो खुद उसको अपने करीब कर रही थी, तो वो कैसे ना उसके करीब जाता। अब अमन ने बहुत प्यार से उसके गर्दन को चूम कर कहा, फिर तुम्हारे नरम ठंडे से जिस्म को अपने जिस्म की गर्मी से दहका दूंगा, तुम्हारे हर हिस्से को अपनी प्यार की गर्मी से भिगो दूंगा। और इसके साथ अमन ने उसके गले को चूमते हुए आहिस्ता से उसके गाउन की जीप खोल दी और अपने होंठ उसके क्लीवेज पर रख दिए और याना सिसक गई। अब अमन ने शिद्दत से भारी होती आवाज में कहा, फिर तुम्हारे अंदर उतर जाऊंगा, तुम्हें एक मीठा मीठा सा दर्द दूंगा और उस दर्द से तुम्हारी सिसकियां कमरे में गूंजेगी। याना को पता भी नहीं चला कब अमन उसको बेड पर ले आया और अब वो उसको दीवानों की तरह शिद्दत से किस कर रहा था, लेकिन आज उसके लमस छूअंत में कोई जारिहाना अमल जोर जबरदस्ती शामिल नहीं था। और अब याना की सिसकियां कमरे गूंज रही थी, क्योंकि अब वो याना के सीने के उभार पर शिद्दत से काट रहा था। लेकिन अब याना को अमन का छूना एक अजीब सा मजा दे रहा था, क्योंकि अब दोनों के बीच सिर्फ मोहब्बत थी और आज याना उसके हर लम्स को महसूस कर रही थी। आज उसको लग रहा था उसका पति, उसका हमसफर उसके साथ है, जो उसको बहुत प्यार करता है, क्योंकि अमन का हर अंदाज याना को उसकी मोहब्बत और शिद्दत तो एहसास करा रहा था। और याना ने आहिस्ता से अपनी उंगलियां अमन के बालों में डाली और अमन के चेहरे को अपने ब्रेस्ट के अंदर छुपाकर उसके सर को दबाव डालते हुए उसको आहिस्ता से अपने ब्रेस्ट के अंदर सामने के लिए बेताब हो रही थी और वो उसमें उतरने पागल हो रहा था। और अब उन दोनों के जिस्म कपड़ों से आज़ाद थे। अमन के जिस्म और सिर्फ उसकी पेंट थी और याना सिर्फ 2 पीस में थी और अमन ने उसकी ब्रा उतार कर साइड में रख दी और अब अमन बेताब होकर याना के बूब्स को सक करने के लिए जैसे ही होठों में लिया, तभी याना के कानों में अपनी माँ की आवाज़ टकराए और याना ने फट से आंखें खोली और अब उसको अपनी पोजीशन का अंदाजा हुआ था। वो बुरी तरह घबरा गई और एकदम हड़बड़ा कर कहा, अमन मामा आ रही है, प्लीज़ तुम जाओ। अब अमन ने कहा, याना तुम मेरी बीवी हो और मुझे किसी का डर नहीं है, आने दो अपनी माँ को। तब याना ने कहा, प्लीज़ अमन अभी चले जाओ, मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ चले जाओ। अब अमन को उसकी हालत पर तरस आया और अब अमन ने अपनी शर्ट पहनकर बटन लगाते हुए कहा, कल मैं तुम्हारा होटल ओबरॉय रूम नंबर 203 में इंतज़ार करूँगा, तुम्हें आना होगा याना। तब याना ने एकदम दरवाज़ा बजने पर कहा, ठीक है मैं आऊँगी, बट अभी तुम जाओ। और अमन अब उसको तंग न करते हुए उसके माथे को चूम कर बाय कहा और खिड़की से कूदकर बाहर निकल गया। और याना उसको हैरानी से स्पाइडर मैन की तरह जाते हुए देख रही थी, क्योंकि याना नहीं जानती थी वो एक सोल्जर और उनको सबसे पहले इस तरह उछल कूद कर करना, चढ़ना उतरना ही सिखाया जाता है। अब अमन कुछ ही पल में उसकी 3 मंजिला इमारत को पार करके सड़क पर उतर आया और गाड़ी लेकर याना को 2 उंगलियों से फ्लाइंग किस देकर जा चुका था और अपनी 2 उंगलियों को आपस में जोड़कर एक गोल लंबी शेप बनाकर उसमें एक फिंगर डालकर याना को इशारे से बहुत कुछ समझा गया और याना ने शर्माकर पलकें झुका ली। अब याना ने जल्दी से दरवाज़ा खोला और अपना गाउन वो अभी भी ठीक कर रही थी जो उसने जल्दी जल्दी पहना था। अब मोना ने कहा, इतना टाइम क्यों लगा दिया दरवाज़ा खोलने में और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेहमान तुम्हारा नीचे वेट कर रहे हैं। अब याना बुरी तरह बौखला गई थी और अब मोना की नज़र याना की बैग पर पड़ी ब्रा पर गई और मोना ने हैरानी से कहा, ये तुम्हारी ब्रा बैग पर क्यों पड़ी है? अब याना ने एकदम कुछ सोचकर कहा, वो मामा ये काट रही थी, इसको चेंज करने ही मैं रूम में आई थी। अब उसकी माँ की नज़र याना की सुर्ख गर्दन पर गई और कहा, ये लाल क्यों पड़ रही है? अब याना ने कहा, वो मामा गाउन बहुत भारी है, इसको उतारने में क्रेच लग गया। अब मोना ने कहा, नीचे चलो बेटा, कुछ देर की बात है, बाद चेंज कर लेना। अब याना ने सुख का सांस लिया। अगले दिन राज, मोना, याना और संजय और उसकी बेटी चारों ब्रेकफास्ट कर रहे थे। अब मोना ने कहा, राज तो तुमने चेंगली से बात की, आखिर कब ले जा रहा है वो याना को और मुझे अपनी शादी की शॉपिंग कराने? तब राज ने कहा, अरे चेंगली को गोली मारो, मुझे याना के लिए चेंगली से भी 1000 गुना बढ़िया लड़का मिला है,
एक रजवाड़ा राजपूत प्रिंस, जिसके आगे ये चेंगली पेंगली भी कुछ नहीं। उसके बाप दादा हमारे देश के सबसे बड़े जमींदारों में गिने जाते हैं। चेंगली को वही अपनी जमीन दे रहा है, वो भी मुफ्त। जरा सोचो, जिसने चेंगली के 8,000 करोड़ पर लात मार दी हो वो कितना अमीर होगा। अरे चेंगली जैसे तो उसके पासन में भी नहीं है, बहुत अमीर आदमी है। और खूबसूरती तो बस तुम पूछो मत, उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे वो सीधा हमारी याना के लिए आसमान से उतर कर आया है, लंबा चौड़ा शेर के सा बच्चा। अब संजय ने कहा, और मोना जी उसका एक प्लस पॉइंट ये है कि वो आर्मी का जनरल मेजर है। उसके एक इशारे पर पूरी आर्मी मिनटों में पूरे शहर को हिला देगी। तुम्हारी बेटी के बॉडीगार्ड भी आर्मी ऑफिसर होंगे। ये सब बताकर राज ने दिल में कहा, मोना तुम एक बार और याना को उस रजवाड़ों प्रिंस से मिलने को मना लो, और वो याना को पसंद करने लगे तो फिर अपनी चांदी ही चांदी है। उसको लाखों करोड़ों हेक्टर जमीनों पर मैं अपना रियल एस्टेट का बिजनेस करूंगा। अब मोना ने हंस कर कहा, राज ये तो वही बात हुई, बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा। इतना अमीर एक राजकुमार हमारे देश में है और हम चाइनीज के पीछे पड़े हैं। राज तुम फिक्र मत करो, उसको किसी दिन डिनर पर बुला लो, याना उससे तब ही मिल लेगी। अब याना जो कब से बर्दाश्त करे बैठी थी अब फट पड़ी। मोम इन्फिसेंट, मैं आपकी बेटी हूँ, एक जीती जागती इंसान। कोई आपका कंट्रैक्ट पेपर नहीं जो एक से कैंसिल किया दूसरे से कर लिया। और ना मैं कोई बेजान गुड़िया हूँ जिसको आप बाजार में खड़ा करके सौदेबाजी कर रही है। इससे बात नहीं बनी, दूसरे को दे दो। मैं आप दोनों को बता दूँ, मुझे न तो आपके चेंगली में कोई इंटरेस्ट है और ना आपके उस राजवाड़ा प्रिंस में। मैं एक मैरिड लड़की हूँ और मैं अपने हस्बैंड को तलाक देकर किसी से भी शादी नहीं करूंगी। दैट इज माई फाइनल डिसीजन। और ये कहकर याना वहां से गुस्से में उठकर अंदर जाने लगी। तभी मोना उसके पीछे भागती हुई आई। याना ये क्या बकवास कर रही हो तुम? क्या तुम उस देहाती के साथ जाना चाहती हो? तब याना ने दूसरी तरफ देखते हुए कहा। हाँ। तब मोना ने कहा, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, तुम उस भिखारी को अपना हस्बैंड मान रही हो। तब याना ने कहा, मामा जुबान संभाल कर बात कीजिए, अब मैं अपने पति के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। वो जैसा भी है जो भी है मेरा हस्बैंड है, एंड आई लव हिम। अब मोना आंखें फाड़े अपनी बेटी को देख रही थी, जो अपनी माँ के सामने अपने प्यार का ऐलान कर रही थी। अगर आज अमन याना के सामने होता तो वो खुशी के मारे पागल हो जाता, क्योंकि आज अमन की सच्ची मोहब्बत की जीत हो गई थी। आज उसने याना को जीत लिया था। लेकिन अब याना जो अमन का हाथ थामने का फैसला कर चुकी थी, क्या इतनी आसानी से मिलने वाला था अमन का साथ उसको? क्योंकि उसने प्यार की पहली सीढ़ी पर तो कदम रख दिया था, लेकिन अभी याना को ये नहीं पता था इस प्यार की सीढ़ी को पार करते करते उसके पैर कितने लहूलुहान होंगे, और उस लड़की को अपने हमसफर तक पहुंचने के लिए किस किस तकलीफ गुजरना होगा। एपिसोड 33, वो जैसा भी है जो भी है मेरा हस्बैंड है, एंड आई लव हिम। अब मोना आंखें फाड़े अपनी बेटी को देख रही थी, जो अपनी माँ के सामने अपने प्यार का ऐलान कर रही थी। अब मोना ने दूसरा पत्ता फेंकते हुए कहा, याना क्या तुम ऐसे इंसान के साथ रहना चाहती हो जिसने तुम्हारी माँ पर हाथ उठाया हो? और अब याना ने अपनी माँ से प्यार से कहा, मोम मैं अमन से कहूंगी वो आपसे माफ़ी मांग ले तो वो आपसे इसकी जरूर माफ़ी मांग लेगा। और मोम वो बस गुस्से का थोड़ा सा तेज है, वरना वो दिल से बुरा नहीं है। क्या आप उसको मेरी खातिर माफ़ नहीं कर सकती प्लीज़ मोम? क्योंकि मोम मैं अब अमन के सिवा किसी और के साथ जिंदगी जीने का सोच भी नहीं सकती। अब याना ये कहकर अपने रूम में चली गई और मोना उसको हैरानी से जाता देखती रह गई। अब उसके पीछे राज आया, क्या कह रही थी? अब मोना ने दांत भींच कर कहा, पागल हो गई है, अपने उस 2 टके के पति के साथ जाना चाहती है। लेकिन मैं भी उसकी माँ हूँ, अपने जीते जी कभी उसको अपनी बेटी की जिंदगी में नहीं आने दूंगी। तब राज ने कहा, मोना किसी भी तरह इसके दिमाग से इसके पति का भूत उतारो, वरना तुम जानती हो तुम्हें मुझसे कुछ नहीं मिलने वाला। अब मोना ने कहा, डोंट वरी राज, याना वही करेगी जो मैं चाहूंगी। अगले दिन मोना पार्लर जाने के लिए जैसे ही तैयार हो रही थी, उसके पास एक कॉल आया। अब मोना ने कॉल सुना तो वो सिद्धार्थ खन्ना का कॉल था। अब उसने मोना से हंसते हुए कहा, कैसी हो मोना डार्लिंग? अब मोना ने एक तरफ जाकर कहा, क्यों फ़ोन किया? तब सिद्धार्थ ने कहा, अभी के अभी आकर मुझसे मिलो वरना फिर मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने। तब मोना ने कहा, मैं इस समय मुंबई में हूँ। तब सिद्धार्थ ने कहा, तो स्वीटहार्ट मैं भी मुंबई में ही हूँ, फ़ौरन मुझसे इस लोकेशन पर मिलने आओ, मैं लोकेशन भेज रहा हूँ। और अब मोना सिद्धार्थ के सामने एक कैफ़े में बैठी हुई थी। अब मोना ने कहा, क्यों बुलाया मुझे? तब सिद्धार्थ ने कहा, तुम अपना वादा क्यों भूल रही हो? मैंने तुम्हारे कहने पर तुम्हारे हस्बैंड का गेम बजा दिया है। अब अपना वादा निभाओ, अपनी बेटी को मेरे पास भेजो। तब मोना ने कहा, शट अप, तुम इसके बदले कुछ और मांग लो, लेकिन मैं अपनी बेटी को नहीं दूंगी, क्योंकि उसकी शादी मैं एक रजवाड़ी प्रिंस करना चाहती हूँ। तब सिद्धार्थ ने कहा, तुम अपने वादे के खिलाफ जा रही हो और तुम इसका अंजाम जानती हो।
तब मोना ने कहा, सिद्धार्थ मेरी बेटी तुम्हारी रहेगी, बस एक बार उसकी शादी उस प्रिंस से हो जाने दो, उसके बाद मैं अपनी बेटी को तलाक दिलाकर तुम्हारे से उसकी शादी करा दूंगी। तब सिद्धार्थ ने कहा, ज्यादा शानपटी मत दिखा, बचा खुचा माल नहीं खाता सिद्धार्थ खन्ना। तब मोना ने कहा, तो मेरी बेटी को भूल जाओ और तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है जिससे तुम साबित कर सको मैंने अपनी पति को किडनैप कराया है। और ये कहकर जैसे ही मोना उठने लगी तभी सिद्धार्थ ने एक वीडियो प्ले की और मोना आंखें फाड़े उस वीडियो को देख रही थी, जिसमें वो न्यूड होकर सिद्धार्थ के साथ उसके सीने पर लेटी हिल रही थी और दोनों सिसकारी ले रहे थे। अब सिद्धार्थ ने कहा, मोना डार्लिंग, ऐसी कितनी तुम्हारी अश्लील वीडियो मेरे फ़ोन में है, क्योंकि मैं जानता था तू कितना घटिया औरत है, इसलिए मैंने तेरी हर वीडियो बना रखी है। और तेरे पति साहिल गहलोत को मैंने अभी मारा नहीं है, वो जिंदा है और उसको पता है ये सब तूने कराया है। अब जरा सोच, मैंने ये वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दी और तेरे पति को आज़ाद कर दिया तो फिर वो सीधा पुलिस के पास जाएगा और उसके बाद तेरी इज्जत और तेरे बाप की जायदाद दोनों एक झटके से तेरे हाथ से चली जाएगी। अब मोना का चेहरा पीला पड़ चुका था। अब मोना ने कहा, तुम ऐसा कुछ नहीं है करोगे सिद्धार्थ? तब सिद्धार्थ ने कहा, ठीक है नहीं करूंगा, लेकिन उसके लिए तुझे अपनी बेटी को मेरे पास भेजना होगा। तब मोना ने कहा, ठीक है, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, तुम पहले मेरी बेटी से शादी करोगे, उसके बाद तुम उसको हाथ लगाओगे। तब सिद्धार्थ ने कहा, ठीक है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, सुहागरात शादी से पहले मनाओ या बाद में, जैसी तुम्हारी मर्जी। तब मोना ने कहा, मैं आज शाम अपनी बेटी को तुम्हारे पास दुल्हन के जोड़े में भेज दूंगी, तुम उससे शादी करके अपने साथ ले जाना। तब सिद्धार्थ ने कहा, डन, और मोना अब वहां से उठकर बाहर चली गई। अब सिद्धार्थ ने एक कॉल मिलाकर कहा, काम हो गया मामा जी, मोना अपनी बेटी को मेरे पास भेज रही है। लेकिन मामा जी, वो अपनी बेटी को शादी के जोड़े में भेज रही है। तब उधर से राजपाल कोठारी ने कहा, ये तो और भी अच्छी बात है, उस मेजर को और भी गहरा घाव मिलेगा जब उसकी बीवी उसको बेवफाई का घाव देगी और उस लड़की को पता चलेगा किसी को ठुकराना कैसा होता है। ससुरी ने मेरे बेटे अर्जुन को ठुकराया था, तुम भी उसकी ऐसी हालत कर देना कि वो भी खुदकुशी करने के लिए मजबूर हो जाए। एक नहीं पूरे 15 आदमी चढ़ाना उस साली के ऊपर और उसको हर बार यही बताना ये सब अर्जुन को ठुकराने की सजा है, मौत से बदतर हालत कर देना उसकी। अब सिद्धार्थ ने कहा, आप बेफिक्र रहे मामा जी, उसकी वो हालत करूंगा, वो अपने औरत होने पर पछताएगी। याना ने अपनी अलमारी से एक बहुत खूबसूरत ब्लू कलर का ड्रेस निकाला और आईने में जाकर उसको अपने सामने लगाकर देख रही थी, क्योंकि आज वो अपनी पति से मिलने होटल जा रही थी और साथ में म्यूजिक प्लेयर में बजते गाने पर नाच रही थी। आंखों में सपना, सपने में साजन, सजना के दिल में बसे रूप सुनहरा, रूप सुनहरा, हाय जादू का घेरा, जादू के घेरे में है दुनिया नई, ये मेरा काजल, हाँ हाँ मेरा काजल, सजना को ये कर देगा पागल, ये मेरा काजल, हाँ हाँ मेरा काजल, सजना को ये कर देगा पागल। जब पास मेरे वो आएंगे और नैना बान चलाएंगे, जब पास मेरे वो आएंगे और नैना बान चलाएंगे, तड़पाएगी उनको मेरी नैनों की चिलबल। अब याना तैयार होकर कमरे से बाहर निकली, तभी मोना उसको देखकर रोती हुई अपने कमरे की तरफ भागी और याना ने हैरान होकर कहा, मोम, और याना अब अपनी माँ के पीछे भागी और मोना ने भागकर रूम का दरवाज़ा लॉक कर लिया और याना ने दरवाज़ा बजाते हुए कहा, मोम क्या हुआ है, मॉम प्लीज़ ओपन द डोर। और मोना की जोर जोर से रोने की आवाज़ आने लगी। तभी घर के नौकर भी भागकर आए और याना को कमरे की एक्स्ट्रा की ला कर दी और याना ने जल्दी से दरवाज़ा खोला तो मोना बेडशीट पंखे पर डालकर उसमें लटकने वाली थी। तभी याना हल्के बल चीख उठी, मोम, और भागकर उसने अपना माँ का हाथ पकड़कर उसको अपनी तरफ खींचा और मोना अब चीख चीख कर कह रही थी, छोड़ दो याना, मुझे मर जाने दो, मर जाने दो मुझे। और याना ने कस के अपनी माँ हक किया हुआ था। अब याना ने रोते हुए कहा, मोम प्लीज़ ऐसा मत करिए, आप क्यों मरना चाहती है। तब मोना ने कहा, जब तुम्हारे डैड ही इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो मैं जी कर क्या करूँगी। तब याना ने एकदम शॉक्ड होकर कहा, क्या हुआ, डैड को कहा है डैड। तब मोना ने रोते हुए कहा, तुम्हारे डैड को सिद्धार्थ खन्ना ने किडनैप कर लिया है और वो उनको जान से मारना चाहता है। अब याना आंखें फाड़े मोना को देख रही थी। अब याना ने रोते हुए कहा, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है। तब मोना ने कहा, क्योंकि वो तुमसे शादी करना चाहता है। अब याना ने पत्थराए आंखों से अपनी माँ को देख रही थी और रोते हुए कहा, मोम मैं सिद्धार्थ से शादी नहीं करूंगी। तब मोना ने कहा, इसलिए ही मैं खुदकुशी करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम उससे शादी नहीं करोगी और वो तुम्हारे डैड को मार देगा। तब याना ने कहा, नहीं, वो मेरे डैड को कुछ नहीं कर सकता, मैं अभी अमन से बात करती हूँ, वो डैड को उससे बचा लाएगा। तब मोना ने एकदम उसके हाथ से फ़ोन छीनकर कहा,
अमन को बताने की गलती भी मत करना, वरना वो तुम्हारे डेट को एक पल नहीं लगाएगा मारने में। उसने धमकी दी है, अगर हमने अमन को कुछ बताया फिर वो ना तुमसे शादी करेगा, सीधा तुम्हारे डेट को मार देगा। अब याना ने रोते हुए कहा, लेकिन मोम मैं सिद्धार्थ से कभी शादी नहीं करूंगी। तब मोना ने कहा, याना हमारे पास इसका एक रास्ता है। तब याना ने एकदम कहा, कैसा रास्ता? तब मोना ने कहा, तुम यहाँ से दुल्हन के जोड़े में तैयार होकर जाओ और जैसे ही वो तुमसे जबरदस्ती शादी करेगा तभी मैं और तुम्हारे अंकल राज पुलिस को लेकर एन मौके पर पहुंच जाएंगे और उसको अरेस्ट करा देंगे। ये कहकर उसने तुम्हारे डेट को किडनैप किया है तुमसे जबरदस्ती शादी करने के लिए, और पुलिस एन मौके पर पहुंचकर सिद्धार्थ को अरेस्ट कर लेगी। तब याना ने कहा, आप राज अंकल से मदद क्यों नहीं लेती है? तब मोना ने कहा, मैं राज को कॉल कर चुकी हूँ, वो अभी बाहर है, लेकिन तुम्हारी शादी होने से पहले मैं उसको लेकर वहां पहुंच जाऊंगी और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है याना, वरना वो तुम्हारे डेट को जान से मार देगा। अब याना ने कहा, ठीक है, लेकिन आप राज अंकल और पुलिस को लेकर टाइम पर पहुंच जाना। अब मोना ने याना के राजी होते ही एकदम उसका माथा चूम कर कहा, ठीक है बेटा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें उस कमीने से शादी नहीं करने दूंगी। और याना अब रोकर अपनी माँ के सीने से लिप गई। अब याना ने रोते हुए कहा, मुंह में इस बात की भनक अमन को नहीं लगनी चाहिए, वरना अगर उसको पता चला मैं किसी और से शादी करने जा रही हूं तो वो पता नहीं क्या समझ लेगा, और आपको पता है वो बहुत गुस्से वाला है। तब मोना ने मुस्कुराकर याना के कमर से हिलाते हुए मन में कहा, भनक नहीं लगेगी याना, क्योंकि मैं खुद उसको बताऊंगी कि याना किसी और से शादी करने जा रही है, और जब वो तुम्हें रोकने के लिए आएगा तो मैं यहाँ से राज और उसके आदमियों को ये कह के लेकर जाऊंगी, मेरा हस्बैंड साहिल मुझसे बदला लेने के लिए अपनी झूठी किडनैपिंग कराकर याना को ब्लैकमेल कर रहा है और उसको एक क्रिमिनल से शादी करने के लिए मजबूर कर रहा है, और याना अपने डेट से इतना प्यार करती है, वो मेरी एक नहीं सुन रही। और तब मैं राज के जरिए सिद्धार्थ, अमन और साहिल तीनों को ठिकाने लगवा दूंगी, एक झटके में अपनी जिंदगी से और अपनी बेटी की जिंदगी से ये तीनों कांटे निकाल बाहर करूंगी, और फिर राज से अपनी शर्तें मनवा कर तुम्हारी शादी उस रजवाड़े प्रिंस से करा दूंगी। फिर याना तुम भी खुश और मैं भी। वाह मोना, मानना पड़ेगा तेरे शातिर दिमाग को, लोग तो एक तीर से एक शिकार करते हैं, मैं एक तीर से इतने सारे शिकार करूंगी। और मोना दिल ही दिल में हंसने लगी। अब अमन होटल ओबरॉय में याना का वेट कर रहा था और बार बार घड़ी देख रहा था, और अब उसने थककर याना को कॉल किया तो मोना, जो याना की दुल्हन बनते हुए चुपके से उसकी वीडियो बना रही थी, अमन का कॉल देखकर फोन स्विच ऑफ कर दिया। और याना जो उदासी से तैयार हो रही थी, अब उसकी माँ ने उसको ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठाते हुए उसका माथा चूम कर बोली, याना तुम्हें अमन से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी। और याना हैरान होकर मोना को देख रही थी, अभी वो कुछ बोलती मोना ने उसको तुरंत गाड़ी में बैठा दिया, और याना ने अपनी माँ का हाथ पकड़कर रोते हुए कहा, मोम प्लीज राज अंकल को लेकर जल्दी आ जाना, मुझे बहुत डर लग रहा है। तब मोना ने कहा, हाँ याना तुम बिल्कुल मत डरो बेटा, मैं जल्दी आऊंगी। अब अमन याना का फोन बंद देखकर बहुत उदास हुआ, और तभी अमन के मोबाइल पर एक वीडियो आई जिसमें याना दुल्हन बन रही थी और मोना उसको गाड़ी में बैठाकर विदा कर रही थी, और अब अमन के जिस्म से जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। और मोना ने याना का माथा चूम कर कहा, याना तुम्हें अमन से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, मैं सब संभाल लूंगी। और वीडियो खत्म होते हो गई, और तभी अमन के फोन पर एक कॉल आई, और मोना ने हंसते हुए कहा, मेरे कभी ना होने वाले जमाई राजा देख लिया, मेरी बेटी तुम्हारी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि वो कभी तुम जैसे फटीचर को अपना पति नहीं बनाएगी, इसलिए वो अब अपने पुराने आशिक सिद्धार्थ खन्ना से शादी करने जा रही है, और वो भी तुमसे बिना तलाक लिए। रोक सकते हो तो रोक लो, क्योंकि 20 मिनट में उसकी शादी शुरू होने वाली है। तब अमन ने कहा, लानत भेजता हूँ तुम पर और तुम्हारी बेटी पर, तुम दोनों भाड़ में जाओ। और ये कहकर अमन ने गुस्से से कॉल कट कर दी। अब मोना ने मुस्कुरा कर कहा, तुम भले ही आने से मना करो, लेकिन तुम जरूर आओगे, क्योंकि तुम साहिल की तरह हो, जैसे उसने मेरे मना करने के बाद भी कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ा, वैसे ही तुम भी याना के पीछे जरूर आओगे, और राज वहां अपने आदमियों को लेकर जाएगा, तब तुम तीनों का खेल खत्म। अब अमन गुस्से में आकर गाड़ी में बैठ गया। अब अमन ने गहरा सांस लेते हुए कहा, याना मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें समझाने की, अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने की, लेकिन शायद तुमने अपनी तकदीर में बर्बादी खुद लिख ली है, तो अब तुम्हें बर्बादी मुबारक हो। अब अमन गाड़ी स्टार्ट की और तभी अमन के फोन पर एक और कॉल आया, और उधर से राजपाल कोठारी की आवाज आई थी। अब उसने हंसते हुए कहा, कैसे हो मेजर साहब, आपके लिए एक खुशखबरी है, आपकी खूबसूरत बीवी आपको धोखा देकर मेरे भांजे सिद्धार्थ खन्ना से शादी करने जा रही है। और अमन की मुट्ठी भींच गई। अब कोठारी ने हंसते हुए कहा,
मेरे भांजे ने पहले उसकी माँ को लपेटा, अब उसकी बेटी को। और आपकी बीवी जो सिद्धार्थ से शादी करने आ रही है, उसको ये नहीं पता वो मेरा भांजा है। और वो उससे शादी नहीं बल्कि उसको बर्बाद करेगा, क्योंकि वो उसके साथ शादी से पहले ही सुहागरात मनाएगा, वो भी अकेला नहीं, अपने 15 आदमियों के साथ जिन्होंने ने सालों से किसी औरत को नहीं चखा है। अब ऐसे में उनको आपकी खूबसूरत बीवी मिलेगी तो सोचो वो कैसे भूखी कुत्तों की तरह उसके जिस्म की बोटियां बोटियां नोच देंगे। और अगर उन आदमियों को झेलने के बाद आपकी बीवी बच भी गई तो वो खुदकुशी करने के लिए मजबूर हो जाएगी, जैसे उसने मेरे बेटे को मजबूर किया था खुदकुशी करने के लिए। अब अमन पूरी ताकत से दहाड़ा, कोठारी, अगर उस लड़की को कुछ भी हुआ तो याद रखना तुझे और तेरे भांजे को कुत्ते की मौत मरूंगा। अब उस कोठारी ने कहा, चीखने से कुछ नहीं होता मेजर साहब, अपनी बीवी की बर्बादी रोक कर दिखाए, क्योंकि 20 मिनट में आपकी बीवी की इज्जत का क्रियाकर्म होने वाला है। और अभी तक देश में ऐसा कोई वाहन नहीं बना है जो आपको 20 मिनट में दिल्ली से मुंबई के तेजपाल ऑडिटोरियम पहुंचा दे। कोठारी समझ रहा था अमन दिल्ली में है, जबकि वो मुंबई में ही था। अब अमन ने अपने मोबाइल पर तेजपाल ऑडिटोरियम की लोकेशन डाली, जो अमन की गाड़ी से आधा घंटे की दूरी पर था। और अब अमन ने अपनी गाड़ी को फुल स्पीड दी और गाड़ी को हवा में उड़ा दी। एपिसोड 34। याना अब बताए गए एड्रेस पर पहुंच गई और उस ऑडिटोरियम के अंदर एक हॉल था। 2 आदमी याना को उस हॉल के अंदर ले गए और वहां पर कुछ सोफे पड़े थे और सामने एक रॉकिंग चेयर थी जिस पर सिद्धार्थ बैठा हुआ सिगार पी रहा था। अब याना को लाल जोड़े में देखकर उसको चारों तरफ से घूम कर देखते हुए कहा, वाओ यू लुकिंग सो गॉर्जियस, तुम तो इस ट्रेडिशनल ड्रेस में भी इतनी हसीन लगती हो जितनी वेस्टर्न ड्रेस में। अब याना ने गुस्से में कहा, और तुम उतने ही घटिया जितने दिखते हो। अब सिद्धार्थ हंसते हुए कहा, लेकिन तुम्हारी माँ से कम, उससे ज्यादा घटिया औरत मैंने आज तक नहीं देखी जिसने खुद को बचाने के लिए अपनी बेटी को दाव पर लगा दी। अब याना ने गुस्से में कहा, शट अप, मेरी मोम को तुमने मजबूर किया है मेरे डेड को किडनैप करके। तब सिद्धार्थ ने हंसते हुए, तुम्हारे डेड को मैंने खुद किडनैप नहीं किया है बल्कि तुम्हारी माँ ने किडनैप कराया है, वरना भला मेरी क्या दुश्मनी उनसे। तब याना ने कहा, क्या बकवास कर रहे हो, मेरी मोम क्यों ऐसा करेगी। तब सिद्धार्थ ने कहा, क्योंकि तुम्हारा बाप उसकी आशी में सबसे बड़ा रोड़ा था, इसलिए वो उसको हमेशा रास्ते से हटाना चाहती थी। मैंने तो उसके फायदे से फायदा उठाया है, तुम्हें यहाँ बुलाकर। अब याना ने हैरानी और गुस्से से कहा, तुम कुछ भी बोलोगे और मैं यकीन कर लूंगी। तब सिद्धार्थ ने कहा, नहीं जाने मन, मैं बोलूंगा नहीं दिखाऊंगा। ये देखो, तुम्हारी मोम ने इस करतूत पर पर्दा डालने के लिए तुम्हें यहाँ भेजा है। अब सिद्धार्थ ने एक वीडियो प्ले की जिसमें उसकी माँ की कुछ अश्लील वीडियो चलने लगी, वो भी सिद्धार्थ के साथ। अब याना ने एकदम मुंह फेर कर कहा, ये सच नहीं है, ये झूठ है। तब सिद्धार्थ ने कहा, लगता है अपनी माँ की अच्छाई का ज्यादा ही पर्दा पड़ा है तुम्हारी आंखों पर, तो ये देखो। अब उसने एक और वीडियो चलाई जिसमें मोना सिद्धार्थ को साहिल को जान से मारने का कह रही थी और बदले में याना को देने की बात कर रही थी। और याना की तो जैसे दुनिया ऊपर तले हो रही थी और याना किसी बेजान लाश की तरह खड़ी थी, क्योंकि उसने इस दुनिया के सबसे बड़े रिश्ते की धज्जियां उड़ते देख रही थी जिसको माँ कहते हैं। अब याना जमीन पर ढह गई और सिद्धार्थ ने कहा, चलो मैं तुम्हें एक डेमो और देता हूँ। अब उसने मोना को कॉल मिलाकर कहा, मोना डार्लिंग, तुम्हारी बेटी यहाँ नहीं पहुंची, याद रखना अगर तुमने अपना वादा तोड़ा तो अंजाम क्या होगा। तब मोना ने गुस्से में कहा, मैंने कोई वादा नहीं तोड़ा है, मैंने याना को भेज दिया है, अब तुम वो सारी वीडियो डिलीट कर दो। और ये अब सिद्धार्थ ने कॉल कट कर दिया। ये कॉल याना के मरे हुए ताबूत में एक और कील गाड़ गई। अब सिद्धार्थ ने कहा, अब अगर माँ के प्यार का भूत उतर गया हो तो बिस्तर पर आ जाओ, क्योंकि अब तुमसे हिसाब किताब करना बाकी है, क्योंकि अब एक वीडियो तुम्हारे साथ भी बनानी है और दोनों को साथ साथ पॉर्न वेबसाइट को बेच दूंगा। दोनों माँ बेटी की वीडियो धूम मचा देगी। अब याना ने चीख कर कहा, हाथ तोड़ दूंगी तेरा अगर मुझे हाथ भी लगाया तो। अब याना उठकर भागी और तब ही सिद्धार्थ ने एक झटके से उसकी नाजुक कमर पकड़कर उसको कारपेट पर फेंक दिया और याना से कहा, तुझे हाथ नहीं सब कुछ लगावोगा, और अकेला मैं नहीं बल्कि 15 आदमी तेरे ऊपर चढ़ेंगे। अब याना की आंखें खौफ और हैरत से फैल गई और दरवाजे से एक एक करके 15 हटे कट्टे आदमी अंदर एंटर हुए और याना को चारों तरफ से घेर लिया। अब याना ने रोकर हाथ जोड़ते हुए कहा, प्लीज ऐसा मत करो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, मुझे जाने दो, मैं शादीशुदा हूँ। तब सिद्धार्थ जोर से हंसा, अगर तू शादीशुदा थी तो ये दुल्हन की तरह तैयार होकर मेरे साथ भांगड़ा करने आई थी, और तेरे साथ ये सब इसलिए हो रहा है ताकि तू इन आदमियों की हवस का शिकार होकर तेरी जिंदगी तुझ पर बोझ बन जाए और तू भी खुद खुशी करने के लिए मजबूर हो जाए, जैसे तूने मेरे मामा के बेटे अर्जुन कोठारी को मजबूर किया था मरने के लिए। और अब अर्जुन का नाम सुनकर याना के आंखों के सामने अर्जुन कोठारी की हर याद फिल्मी सीन की तरह उसकी आंखों के आगे चलने लगी और याना ने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं मानती मैंने गलती की है।
लेकिन प्लीज ऐसा मत करो। तब सिद्धार्थ ने कहा, ऊपर जाकर माफी अर्जुन से मांगना जिसको तूने मजबूर कर दिया मरने के लिए। और अब सिद्धार्थ ने कहा, अब देख क्या रहे हो, टूट पड़ो इस लड़की पर। और याना के होश उड़ने लगे। उन सबको देख अब सिद्धार्थ ने याना के सर दुपट्टा खींचकर दूर फेंक दिया और याना जोर से चीख उठी। अब सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा, ये पहली लड़की है जो शादी के जोड़े में बिना शादी के 15 लोगों के साथ सुहागरात मनाएगी। और याना अब तड़प तड़प कर रो रही थी। तभी सबने अपनी शर्ट उतारी और याना किसी सूखे पत्ते की तरह लर्ज रही थी और बैठी बैठी हाथों के बल पीछे को खिसक रही थी। और अब एक साथ दो आदमियों ने उसके लहंगे की कोटी की आस्तीन को फाड़ दिया और याना ने सामने से अपनी कोटी को मुट्ठी में दबोच लिया, वरना वो कोटी निकलकर नीचे जमीन पर गिर जाती। और अब सिद्धार्थ ने हंसते हुए उसके कोटी के गले पर हाथ डाला, लेकिन अगले ही पल किसी ने उसका हाथ सख्ती से पकड़ा और उसको उठाकर दीवार में फेंक कर मारा। अब याना ने सामने देखा तो उसको लगा जैसे उसको किसी ने मौत के दरवाजे से वापस खींच लिया हो। सामने अमन आंखों में शोले लेकर सिद्धार्थ को देख रहा था और आज पहली बार याना को अमन का आना बेहद खुशी दे गया था। और अब अमन ने अपनी जैकेट उतारी और याना के ऊपर फेंक दी और याना ने तुरंत अमन की जैकेट पहन ली और दुपट्टा फर्श से उठाकर एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। अब अमन ने गुर्राते हुए सिद्धार्थ से कहा, तुझे कहा था मैंने इस लड़की से दूर रहना, लेकिन तुझे समझ नहीं आया। अब अमन ने उसके लंबे बाल पकड़े और उसको जमीन से उठाया और एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर मारा और सिद्धार्थ के नाक और मुंह से खून बह निकला। और अब सिद्धार्थ ने अपने आदमियों से कहा, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, मारो इसे। अब जैसे ही वो अमन को मारने को आगे आए तब ही अमन ने अपने हाथ में चैन लपेटी हुई थी और जैसे वो उसकी तरफ बढ़े तभी अमन ने मुक्का खींचकर उसके मुंह पर मारा और उसके एक बार में ही वो चित हो गए। और अब अमन ने उन सब को मारते मारते उनकी बुरी गत बना दी और कुछ वहां से निकलकर भागने लगे और उनको बाहर निकलते ही पुलिस ने धर दबोचा। और तभी सिद्धार्थ ने पीछे से एक रोड निकालकर अमन के सर पर वार किया और याना चीख उठी, लेकिन ने फुर्ती से पीछे होकर अपना सर बचाया और वो रोड एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ का मुक्का उसकी ठोड़ी के नीचे मारा तो उसकी गर्दन लटक गई। और अब अमन ने छुरा निकाला तो उसने अपनी टूटी फूटी आवाज में कहा, अगर तूने मुझे मार दिया तो तेरा चाचा कहाँ है, कभी पता नहीं कर पाएगा। तब अमन ने गुस्से से कहा, मेरा चाचा इस वक्त हॉस्पिटल में है, क्योंकि उसको बचा लिया है मैंने, क्योंकि मैं तुझसे और मोना के घटिया अपने अच्छी तरह वाकिफ हूँ। और यही सुनकर याना को अपने देव की तरफ से कुछ तसल्ली हुई। अब अमन ने उसके टैक्चुए के अंदर घोंप दिया और उसका पेट तक फाड़ दिया और याना ने चीखकर अपने मुंह पर हाथ रखा। अब याना भागकर अमन के सीने लगने को हुई तो अमन ने उसको हाथ के इशारे से अपनी जगह रोक दिया और खामोशी से बाहर निकलने लगा। तब याना भागकर उसकी तरफ आई और कर कहा, अमन जो तुम देख रहे हो वो सच नहीं है, मेरा यकीन करो। तब अमन लोहे की रोड उठाकर उसके पास रखे लैंप पर दे मारी और एक आवाज के साथ फुटा और किरच किरच होकर बिखर गया और याना की खौफ से एक चीख निकली। अब अमन ने गुस्से से दहाड़ कर कहा, तेरा करूँ, तेरा क्या यकीन करूँ, तेरा तेरे जिस्म पर लिपटा ये लाल जोड़ा चीख चीख कर तेरे घटिया होने की गवाही दे रहा है। ये शादी का जोड़ नहीं है तेरे जिस्म पर, मेरी मोहब्बत का कफन जिसको पहनकर तू इन 15 आदमियों के नीचे कुचलने आई थी। अब याना ने रोकर हाथ जोड़कर फिर से कहा, अमन एक बार प्लीज मेरी बात सुन लो। तब अमन अपने होठों पर उंगली रखते हुए गुस्से से कहा, शश शश, एक लफ्ज नहीं, अब कुछ भी कहने सुनने को बाकी नहीं रहा है, क्योंकि आज तूने साबित कर दिया तू एक गंदा खून है, जिसमें चाहे कितना भी गंगाजल मिला लो वो गंदा ही रहता है। अब याना आंसुओं से भरी आंखों से अमन को देख रही थी, क्योंकि याना जानती थी अब अमन उसकी किसी बात पर यकीन नहीं करेगा। अब अमन ने गुस्से से कहा, मुझे लगा था तू अपनी माँ से अलग है, एक दिन मेरे प्यार को समझेगी, लेकिन तूने साबित कर दिया तू एक घटिया माँ की घटिया बेटी है, जो कभी किसी एक इंसान की हो ही नहीं सकती। जिस तरह तेरे माँ को नए यार चाहिए थे उसी तरह तुझे भी नए नए यारों का चस्का लगा हुआ। अब ये अमन तेरी जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा और ना कभी तुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाएगा। अमन गहरा सांस लेते हुए, तूने मुझे तलाक का नोटिस भेजा था, मैं तुझे तलाकनामा भेजूंगा, वो भी साइन करके, फिर तुझे जो करना है वो कर, लेकिन पहले तुझे तलाक के पेपर साइन करने होंगे, उसके बाद तू 15 आदमियों के साथ सोना या 50 आदमियों के साथ, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। अब याना बेयकीनी से अमन को फटी फटी आंखों से देख रही थी, दम होठों पर आकर रुक गया। उसके इन आखिरी बोलों ने याना की रही सही जान भी खींच ली। अब अमन ने आगे बढ़ते हुए कहा, लेकिन एक बात याद रखना याना, जिस दिन तुम्हें पता चलेगा तुमने क्या खोया है, उस दिन तुम्हारे पास सिवाय रोने और पछताने के कुछ नहीं बचेगा। और ये कहकर अमन बाहर निकलने लगा और याना ने भागकर उसका बाजू पकड़ा, अमन मुझे छोड़कर मत जाओ। और अमन ने उसका बाजू पकड़ा और उसको दूर धकेल दिया। और अब वो जैसे ही बाहर निकला उसके सामने राज और मोना दोनों खड़े थे और राज ने अमन को देखकर हैरानी से कहा, मेजर साहब आप यहाँ। लेकिन अमन बिना कुछ कहे बाहर निकल गया और याना उसके पीछे भागी। तब मोना ने याना को एकदम पकड़ लिया और याना ने चीख कर कहा, मोम छोड़े मुझे,
वो चला जाएगा, उसको रोक लो उसे, मैं मर जाऊंगी उसके बिना, रोक लो उसे। तब राज ने याना से कहा, याना तुम उसको कैसे जानती हो? तब याना ने कहा, वो मेरा हस्बैंड है अमन। तब राज ने एकदम कहा, व्हाट? वो ही तुम्हारा हस्बैंड है? लेकिन वो ही तो रजवाड़ा प्रिंस अमन शेखावत है और इंडियन आर्मी के मेजर अमन सिंह शेखावत है। अब याना और मोना आंखें फाड़े राज को देख रही थी। अब मोना ने कहा, नहीं राज, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। तब राज ने कहा, मैं इनसे मिल चुका हूँ। और अब राज ने अमन के बारे में सारा सच बता दिया और याना फर्श पर ढह गई और अब बुरी तरह रोने लगी। अमन अब अपने अपार्टमेंट में आया। वो सब ऑफिसर यही ठहरे थे और यही से अपने प्लान को अंजाम दे रहे थे। अब बीडीआर ने अमन को देखकर कहा, मेजर कहाँ गए थे तुम? तुम्हें पता भी है चेंगली इंडिया छोड़कर भाग चुका है। अब अमन ने कहा, रिलैक्स, सब भागने दो उसे, लेकिन अब अपने अंजाम से नहीं भाग सकता क्योंकि मेरी टीम ने उसके प्रोडक्ट की सारी जानकारी ले ली है और जल्दी निक्टोजन की सारी जानकारी और डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में जमा होगी। तब सुखी ने कहा, लेकिन सर आपको ये डॉक्यूमेंट्स चेंगली ने कैसे दे दिए? तब अमन ने कहा, उसने नहीं दिए, लिए गए हैं, क्योंकि हर इंसान की अपनी एक कमजोरी होती है, बस पता लगाने की देर। अब बीडीआर ने कहा, वो कैसे? तब अमन ने कहा, मेरे ऑफिसर ने चाइना में मित्सुबिशी की फैमिली को किडनैप कर लिया था और मित्सुबिशी ने अपनी फैमिली को रिहा कराने के लिए उन डॉक्यूमेंट को चुराकर मुझे दिए हैं। तब सुखी ने कहा, वाह सर, मान गया आपको, आपके पास तो एक ऑफिसर के साथ साथ एक क्रिमिनल का माइंड भी है। अब अमन खामोशी से अंदर चला गया और सुखी ने कहा, सर आज कुछ उदास से लग रहे हैं, सब ठीक तो है? तब अमित ने कहा, आज मेरा यार इतनी बड़ी जंग जीत कर, लेकिन दिल की जंग हार गया। और अब सबने कहा, क्या मतलब? अब अमित ने उनको सब बता दिया। याना को 2 दिन हो गए थे कमरे में बंद हुए, ना वो किसी से बात कर रही थी, ना कमरे से बाहर आ रही थी। याना हिम्मत करके उसके कमरे में गई तो याना अपनी माँ को देखकर गुस्से से पागल हो गई। उसने सब सामान फेंक फेंक कर तोड़ना शुरू कर दिया और मोना को कमरे से भगा दिया। और मोना को अब शक हुआ, कहीं सिद्धार्थ ने याना को उसके बारे में तो कुछ नहीं बता दिया। तब राज ने कहा, उसका माइंड अभी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, उसको टाइम लगेगा नॉर्मल होने में। अब याना अपने रूम में घुटनों में मुंह देकर बैठी अमन से माफी मांग रही थी, क्योंकि उसने कितनी बदतमीजी की थी उसके साथ, उसको उसकी औकात दिखाती थी, जबकि सच तो ये था उसकी ही औकात अमन के सामने कुछ नहीं थी और अमन उसकी हर नफरत और बदतमीजी का बदला प्यार से देता था। अब याना के कानों में अमन के आखिरी अल्फाज गूंजे, याना जिस दिन तुम्हें पता चलेगा तुमने क्या खोया है, उस दिन तुम्हारे पास सिवाय रोने और पछताने के और कुछ नहीं बचेगा। और आज याना रो रही थी, पछता रही थी, अमन की सारी बातें याद कर कर के रो रही थी। अब रात के इस पहर रूम में बैठे बैठे उसका दम घुटने लगा तो वो रूम से बाहर बालकनी में आई तो उसको अपने बराबर वाले कमरे से राज और उसकी माँ मोना की आवाज आ रही थी। अब राज ने गुस्से में कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम जैसी घटिया औरत से शादी करूंगा जो ना अपने पति की हुई और ना अपनी बेटी की? तो मेरी क्या होगी? और तुम्हारी असलियत तो मैं तब ही जान गया था जब तुमने अपने बाप की जायदाद के लिए मुझे ठुकरा दिया और अपने बाप के कहने पर साहिल गहलोत से शादी कर ली, ये जानते हुए भी तुम मेरे बच्चे की मां बनने वाली हो। और मोना को लग रहा था जैसे उसका सब कुछ रेत के किले की तरह ढेर हो रहा था। अब राज ने कहा, मैं तुम्हें सिर्फ याना की वजह से बर्दाश्त कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरी नाजायज ही सही लेकिन मेरी बेटी तो है। और इतना सुनते ही याना को अपने पैरों पर खड़ा होना मुश्किल लग रहा था, ये जानकर वो नाजायज है। अब जिंदगी ने याना पर सारे सितम एक साथ तोड़ने की कसम खा ली थी, अभी वो इससे भी बाहर नहीं निकली थी। ये खबर और याना के ऊपर और बिजली गिरा गई कि वो नाजायज है। तो दोस्तों आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।